एसिड हो गया था ना, बेसिस। राइट। बेसिस ऐसे जितना फ्लैट नहीं है, थोड़ा समझने में समय लगेगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे मॉलिक्यूल का, एंड आप डिसाइड करेंगे कि वो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड है। आप कंपाउंड का कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे एंड आपको ये पता लग जाएगा वो मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड है। मैं कुछ मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं। एक कुछ मेटल ऑक्साइड के फॉर्मूला बोलो तो। एल्कली मेटल ऑक्साइड अगर बनाएगा, Na2O, K2O, एल्कली मेटल बोल रहा हूं। ये एल्कली मेटल ऑक्साइड, एल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड, MgO, CO, अदर मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स। मत बात करो आपस में। ट्रांजिशन मेटल्स कौन होते हैं? आयरन, मैंगनीज, क्रोमियम। अगर ट्रांजिशन, ये अल्कली मेटल ऑक्साइड, मत लिखो मत लिखो, पहले समझ लो। अल्कली मेटल ऑक्साइड, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड, ZnO, MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, इनको कहते हैं ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। अब मैं कुछ हाइड्रोक्साइड लिख रहा हूं, मेटल हाइड्रोक्साइड्स। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, KOH, NaOH, MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, ZnOH होल ट्वाइस। मत बात कीजिए आपस। FeOH होल ट्वाइस, FeOH होल थ्राइस। ये सब एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड, एंड ये ट्रांजिशन मेटल हाइड्रोक्साइड। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड होने पर कोई कंडीशन नहीं है, आप उसको बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड बोल सकते हैं, नो कंडीशंस। एल्कली मेटल ऑक्साइड और एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड को आप बेसिक मेटल ऑक्साइड या बेसिक, सॉरी, बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड बोलेंगे। मैं बेस नहीं कहा है मैंने। अगर आपने सोचा है तो वो आप खुद सोच रहे हैं। मैंने कहा है बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड। ये सब के सब बेसिक मेटल ऑक्साइड है, तो मैं इनको बेसिक ऑक्साइड, बेसिक हाइड्रोक्साइड ये बोल सकता हूं। बेस का डेफिनेशन बुक में कुछ और लिखा है, वो मैं अभी नहीं बोल रहा। बेस बोलने के लिए पहले आप कॉम्पोजिशन देखेंगे। कॉम्पोजिशन में आपने चेक कर लिया मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड है। अब मेटल के ऊपर कितना चार्ज है वो चेक कीजिए। यहाँ एल्कली मेटल, एल्कली मेटल के ऊपर सदैव चार्ज कितना रहता है? +1। ये +1, ये अल्कली, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये +2, ये +2। जिंक के ऊपर चार्ज +2 रहेगा। ऑक्सीजन -2 होता है, यहाँ -4 है, ये +4। पोटेशियम हमेशा +1 होता है, मैंगनीज +7 है यहाँ पर, यहाँ मैंगनीज +7 है, और यहाँ पोटेशियम +1 और क्रोमियम +6 है। अगर क्लास में कोई है जिसको ये समझ नहीं आता, क्लास के बाद वेट करना, एक बार समझ के जाना। ये हम क्लास 9 से बात करते हुए आ रहे हैं इसके बारे में। KMnO4 में मैंगनीज +7 स्टेट में, K2Cr2O7 में क्रोमियम +6 स्टेट में। अगर आपने नोटिस किया हो तो मेटल के ऊपर +1, +2, +3 चार्ज होता है। एक बात लास्ट क्लास में बोली थी मैंने। पर यहाँ दो मेटल ऐसे जिनके ऊपर +3 से ज्यादा चार्ज है। मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, ऐसे ये केमिस्ट्री का कोई टर्म नहीं है, पर ये मेटल के ऊपर +3 से ज्यादा चार्ज होने की वजह से ये अनहैप्पी स्टेट में है। इसको हम कहते हैं अनस्टेबल। मैं कह रहा हूँ ये अनहैप्पी है। ये कोशिश करेगा ये चार्ज, क्योंकि ये मेटल है तो इसका चार्ज +1, +2, +3 में आ जाए। वो कैसे भी आएगा, क्या होगा वो देखते हैं। इन सबका अगर मैं चार्ज लिखूं, ये +1, ये +1, +2, +2, ये +2, ये +2 और ये +3। अगर मेटल के ऊपर
आपने फॉर्मूला लिखा है उस मेटल ऑक्साइड का और उस मेटल हाइड्रोक्साइड का, जिसको मैं बेसिक ऑक्साइड या बेसिक हाइड्रोक्साइड भी बोल सकता हूं। अगर उस मेटल के ऊपर चार्ज, किसी भी एक मेटल के ऊपर चार्ज +3 से ज्यादा है, तो वो बेस नहीं होगा, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। इफ इन द फॉर्मूला, if in the metal of basic oxide or basic hydroxide, the metal contains more than +3 charge, it is an oxidizing agent and not a base, if, whereas if charge is either +1, +2 or +3, it is a base. ये ये मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, बेस भी है। मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, बेस है, मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेस, मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेस, मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, बेस, मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ बेस। मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ बेस। मेटल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट अ बेस। और ये सारे मेटल ऑक्साइड है और बेसिक ऑक्साइड है, और सॉरी, ये सब मेटल हाइड्रोक्साइड है, बेसिक हाइड्रोक्साइड और बेस भी है। बेस का डेफिनेशन मैंने लिखा है, लेकिन आज के बाद कभी भी आप बेस है कि नहीं ये पता, डेफिनेशन क्या है वो हम लिखेंगे अभी। हाँ, दो एक मेटल ऐसा है ना जिसका चार्ज +3 से ज्यादा है, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। अब मैंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन में अगर एक भी मेटल है, फॉर्मूला में अगर एक भी मेटल, चलो लिख देता हूं, हाई, टेक अ ब्रीफ रेस्ट, देन स्टार्ट स्टडी। इफ इन द फॉर्मूला एनी ऑफ द मेटल, इफ इन द फॉर्मूला ऑफ, बस समझ गए ना, अब इतनी इंग्लिश क्या लिख, कोई डाउट है इसमें? बेस का डेफिनेशन अभी भी लिखना बाकी है, इसको नोट करो पहले, लो ना, टाइम दे तो रहा हूं। अगर मेटल, अगर मैं ZnO लेता हूं, इधर आइए, ये क्या है, ये नहीं, नहीं, ये कॉम्पोजिशन मेटल ऑक्साइड है, यानी ये बेसिक ऑक्साइड है, और बेसिक ऑक्साइड में मेटल के ऊपर चार्ज +2 है, मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड होगा, और मेटल के ऊपर चार्ज +2 है, तो ये बेस भी होगा। मैंने इसका रिएक्शन एसिड से करा है, लेकर कार ना मांग एरोप्लेन, जिंक फ्री आयरन, लेड फ्री हाइड्रोजन ना, जो मेटल ऊपर होता है वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर देता है। लिथियम एल्काली मेटल है, +1 चार्ज होगा, पोटेशियम एल्काली मेटल है, +1 चार्ज होगा। तनिषा जान से मार दूं तो बात करोगे अब तो, या तो मैं समय मान लू कि तुम्हें सब आता है। लिथियम एल्काली मेटल है, +1 चार्ज होगा, पोटेशियम एल्काली मेटल है, +1 चार्ज होगा, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, +2 चार्ज, सोडियम एल्काली मेटल है, +1 चार्ज, मैग्नीशियम एल्कालाइन अर्थ मेटल, +2 चार्ज, एल्यूमिनियम +3 चार्ज, जिंक +2, आयरन +2 भी होता है, +3 भी होता है, और लेड के ऊपर चार्ज होगा 2+, हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज होगा +1। एक जिंक 2+ चार्ज कैरी करता है, हाइड्रोजन +1, जो ज्यादा एक्टिव है वो लेस एक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अकेला जिंक कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? एक जिंक के ऊपर 2+ चार्ज है, एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज है, अकेला जिंक 2 हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा, तो मुझे यहां लगेगा 2HCl। क्या मिलेगा मुझे? ZnCl2 प्लस H2O, ये सॉल्ट,
और ये वाटर, ये बेस है ना। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो एसिड के साथ रिएक्ट करने पर सिर्फ सॉल्ट और वाटर देते। अब आप ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। दोज बेसिक ऑक्साइड्स, दोज बेसिक ऑक्साइड्स which react with acid to give salt and water as the only product. The only important word in the definition is only. अभी छोड़ दो सब, ये जानवर लोग बैठे हैं पीछे, आदमी नहीं है। कौन किया है वो काम? वो काम कौन किया है? नाम लेगा कि नहीं लेगा तू उस आदमी का? ये खेल कूद है ये। है देखो, दोज बेसिक ऑक्साइड, मैं बेस का डेफिनेशन आप बोल रहा हूँ। दोज बेसिक ऑक्साइड, बेस पहचाना कैसे जाएगा वो आपको आते हैं। ये बेस है, ये आपने पहचान लिया। अब बेस का डेफिनेशन क्या बोलोगे? दोज बेसिक ऑक्साइड विच रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एज द आर नोन एज बेसिस। और अगर तुम बोलते हो बेस रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर, तो ओनली बोलना जरूरी नहीं है, क्योंकि तुमने बोल दिया वो बेस है। बेस का डेफिनेशन क्या होगा? दोज बेसिक ऑक्साइड्स which react with acid to give salt and water as the only, don't be in hurry, wait, एक और लिखते हैं। ऑक्साइड लिख दिया, अब हाइड्रोक्साइड लेते हैं। ये वाला हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, इसका रिएक्शन कराता हूं H2SO4 के साथ। कैल्शियम की एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। एक कैल्शियम कितने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करेगा? दो। यहां दो प्रेजेंट है, क्या मिलेगा? CaSO4 प्लस 2H2O, ये सॉल्ट। और इसको मैं क्या बोलूंगा? बेसिक हाइड्रोक्साइड। ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये मेटल हाइड्रोक्साइड है, इसको मैं बेसिक हाइड्रोक्साइड बोलूंगा। और इसके ऊपर चार्ज क्या है? अगर +2 चार्ज है तो इसको क्या बोलूंगा? बेस। पहचान तो मैंने लिया है, डेफिनेशन लिख रहा हूं बस। दोज बेसिक हाइड्रोक्साइड विच रिएक्ट विथ एसिड टू गिव सॉल्ट एंड वाटर एज द ओनली प्रोडक्ट इज नोन एज बेस। सब कुछ बेस है ऐसा नहीं है, इसको ले लो, इसको KMnO4। यहां +1 चार्ज है, यहां +7 ना। अगर ये +7 चार्ज है तो ये बेस होगा या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? मेटल के ऊपर अगर +3 से ज्यादा चार्ज हो गया है वो, चलो MnO2 लेते, MnO2 लेते हैं। ये मेटल ऑक्साइड और ये बेसिक ऑक्साइड भी होगा। अब मैं चेक कर रहा हूं कि इसको बेस बोल सकता हूं कि नहीं। मुझे ऑलरेडी पता है बेस नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर चार्ज +4 है। ये कोशिश करेगा अपना चार्ज कम करने की। और अगर एल्कली मेटल है तो +1 चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम क्रोमियम है तो +3। अगर एल्कली मेटल है तो +1 चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम क्रोमियम है तो +3। एल्कली मेटल है तो +1 चार्ज आएगा, एल्यूमिनियम क्रोमियम है तो +3। बाकी कोई मेटल होगा तो +2। मेटल के ऊपर या तो +1 चार्ज होगा या +2 होगा या +1 चार्ज एल्कली मेटल के ऊपर आता है, एमोनियम के ऊपर आता है और सिल्वर के ऊपर। +1 चार्ज किसके ऊपर आता है? एल्कली मेटल, एमोनियम और सिल्वर। एल्यूमिनियम क्रोमियम के ऊपर कितना चार्ज आएगा? +3। बाकी कोई मेटल के ऊपर चार्ज आएगा +2। तो ये मैंगनीज कोशिश करेगा +4 से किस में आने की? +2 में। एल्यूमिनियम क्रोमियम में +3 चार्ज आएगा, एल्कली मेटल एमोनियम और सिल्वर में +1। एल्कली मेटल एमोनियम और सिल्वर में +1, एल्यूमिनियम क्रोमियम में +3। बाकी कोई मेटल में चार्ज आता है +2। तो ये मैंगनीज कंपाउंड बनाएगा, ये बनाएगा MnCl। तो यहां चार्ज किया गया +2, ये +4 से किसमें आ गया? ये कैसे बिहेव करेगा? यहाँ बेस की तरह बिहेव करेगा कि नहीं, अभी हमें चेक करना है। ये कैसे बिहेव करेगा यहाँ वो चेक कर रहे हैं। ये क्या मिला? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या बनाएगा? हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाटर बनाएगा, और साथ में ये क्लोरीन गैस लिबरेट करेगा। बिहोल्ड, HCl यहां कैसे बिहेव करेगा? यहां सॉल्ट वाटर और साथ में, ये फैक्ट है, मैं उल्टा चल रहा हूं।
जब मैंने इन दोनों का रिएक्शन कराया तो मुझे सॉल्ट वाटर और साथ में क्या मिला, ग्रीनिश येलो गैस। मुझे सिर्फ सॉल्ट और वाटर नहीं मिला है, सिर्फ सॉल्ट और वाटर मिलता तो इसको मैं बेस बोलता, सिर्फ सॉल्ट और वाटर नहीं मिला है तो इसको मैं क्या बोलूंगा, मेटल के ऊपर +3 से ज्यादा चार्ज है तो सॉल्ट और वाटर के अलावा भी कुछ मिलेगा, और क्योंकि सॉल्ट और वाटर के अलावा भी कुछ मिल रहा है तो ये बेस नहीं है, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। MnO2 एक बेस की तरह बिहेव नहीं करता है, ये मेटल ऑक्साइड है, बेसिक ऑक्साइड है, ये बेस नहीं, ये कैसा बिहेव करेगा, और अगर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो HCl यहाँ एसिड नहीं है, HCl यहाँ रिड्यूसिंग, HCl यहाँ रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये मैंने आपको बेसिसिटी ऑफ एसिड पढ़ाया है ना, HCl की बेसिसिटी क्या होती है। मैं आपको एक कंपटीशन का एक बहुत अच्छे जेई के एग्जाम के क्वेश्चन के बारे में बता रहा हूँ। K2Cr2O7 के साथ HCl का रिएक्शन दिया था और रिएक्शन थोड़ा अलग तरह से बैलेंस करके पूछा था, व्हाट इज द बेसिसिटी ऑफ HCl। सेकंड ऑप्शन था 1, सेकंड ऑप्शन था 1, और ये आपने आपको कराया था। अब आप समझ रहे, यहाँ एसिड की तरह बिहेव करेगा तब तो बेसिसिटी होगा, यहाँ HCl का नेचर ही बदल गया है। यहाँ HCl कैसे बिहेव कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, गैस की तरह नहीं, वो तो फिजिकल स्टेट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट। और जब जब HCl रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव किया है, इतिहास गवाह, प्रकृति साक्षी है, क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। HCl is acting as, if HCl is acting as reducing agent, क्लोरीन गैस इज इवॉल्व। इसको और डिटेल में और डेप्थ में एक्सप्लेन करूंगा, पर अभी बेस का डेफिनेशन लिखने के लिए मैं क्या बता रहा हूं, क्या इस बेसिक ऑक्साइड ने सिर्फ सॉल्ट और वाटर दिया है तो ये बेस नहीं है, मैंने काट दिया, ये क्या है। और HCl जब रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा क्लोरीन गैस लिबरेट होगा। इसकी बैलेंसिंग करते हैं, 4 क्लोरीन यहाँ 4 HCl, ये हो गया बैलेंसिंग। अब मैं लिख सकता हूं बेस का डेफिनेशन, बेसेस आर दोज basic oxides or basic which react with acid to give salt and water as the only products। ये बेस का डेफिनेशन लिखिए, बेसिस आर दोज, ये लिखो, ये लिखो, ये लिखो, बेस काट के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना या रिड्यूसिंग एजेंट लिखना, ये तीनों इक्वेशन लिखिए, पहले लिखिए, आराम से लिखिए। तनिषा बोलो बेस का डेफिनेशन, दैट गिव्स सॉल्ट, रंगन बोल बेस का डेफिनेशन, बोलो बोल, बट मेटल तो है ही नहीं, आप सब गड़बड़, सब गड़बड़ है, बोल। दोज बेसिक ऑक्साइड्स एंड बेसिक हाइड्रोक्साइड्स, इतना पढ़ाने का ये परिणाम देते हो, ये सिला देते हो मुझे तुम लोग। चुप रहे, तो चुप रहे। दोज बेसिक ऑक्साइड्स, दोज बेसिक ऑक्साइड्स कॉमा बेसिक हाइड्रोक्साइड्स which reacts with acid to give salt and water as the only products। Salt and water as the only products are known as bases, are known as bases। कोई डाउट है शाश्वत। एमोनियम के, मैं इतनी बार बोलूंगा कि YouTube में ये वीडियो देखने वाला सोचेगा कि शायद कोई ग्लिच है, मैं ना हिलूंगा भी नहीं, हाँ एक ही स्टेटमेंट बार बार बोल, सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल है। सोडियम के एक्सप्रेशन चेंज हो गया, सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल है। सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल है। सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल है।
सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल है। सोडियम के, पोटेशियम के, अमोनियम के सारे कंपाउंड सॉल्युबल है। सबके कान में बात चलेगी? अनपढ़ आदमी बट वो खराब कर ना वो चीज आदमी अलग है। सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के सारे कंपाउंड। अच्छा आप बताइए NaOH। सुनो तो हड़बड़ी कर रहे हो। NaOH ये क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। और अगर ये मेटल हाइड्रोक्साइड है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बेसिक, बेसिक हाइड्रोक्साइड। ये बेस हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्यों? +1 चार्ज है तो इसको मैं बेस लिखूंगा। अब बताइए क्या ये सॉल्युबल है? हाँ, सोडियम का, पोटेशियम का और एमोनियम का सारे कंपाउंड सॉल्युबल है। ये सॉल्युबल बेस है। और जो सॉल्युबल बेस है उसे हम कहते हैं वो, उसे अल्काली कैलानी का सुख मिला जब वो सॉल्युबल हुआ, वरना वो बेस ही रहा। कोई डाउट? व्हाट आर अल्कालीज? दे आर सॉल्युबल, सॉल्युबल बेस। अल्काली, दे आर, दे आर सॉल्युबल बेसिस। क्या? लिखिए एसिडिटी ऑफ बेसिस। एसिडिटी ऑफ बेसिस है। हमने आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ एसिड में लिखा था, एसिड आर दोस कंपाउंड व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयन। एसिड आर दोस कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व इन वाटर प्रोड्यूसेस हाइड्रोनियम आयन एज द ओनली पॉजिटिव चार्ज आयंस। जब हम बेसिसिटी ऑफ एसिड की बात कर रहे हैं, सॉरी, एसिडिटी ऑफ बेसिस, एसिडिटी ऑफ बेसिस की बात सिर्फ तब होगी जब हम आर्हेनियस डेफिनेशन को कंसीडर करेंगे। तो एक बार हम देखते हैं आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ बेसिस। लिखो, बेस का एक डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूं? आर्हेनियस डेफिनेशन ऑफ बेस। Arrhenius definition of base. Bases are those compound which when dissolved in water. Arrhenius, Arrhenius definition of bases. Bases are those, bases are those compounds which when dissolved in water gives gives hydroxyl ion, give hydroxyl ion as the negatively charged ion, as the negatively charged ion. शुभम, NaOH एक आर्हेनियस बेस है, एक्सप्लेन। ना बोलने से पहले क्वेश्चन तो सुन लिया करो। NaOH is an arrhenius base, explain. Arrhenius, NaOH is an arrhenius base, justify. यस, इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे, सोडियम, पोटेशियम, एमोनियम के सारे कंपाउंड वाटर सॉल्युबल होते हैं, ये भी वाटर सॉल्युबल ही होगा। ये टूट कर क्या देगा मुझे? Na+, क्योंकि ये वाटर से घिरा होगा तो एक्वस, ये टूट जाएगा और इसके साथ क्या बनेगा? OH-, और ये भी वाटर से गिर जाएगा, एक्वस। ये वाटर में जाने के बाद हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव चार्ज आयन दिया, तो ये आर्हेनियस बेस है। वैसे तो हमें पता है ये बेस है, मैं बोल रहा हूँ आर्हेनियस बेस है कि नहीं, क्योंकि इसने हाइड्रोक्सिल आयन दिया है तो ये आर्हेनियस बेस है। अब हम लिख रहे हैं बेसिसिटी ऑफ,
सॉरी सॉरी, एसिडिटी हम पढ़, एसिडिटी ऑफ बेसिस पढ़ेंगे, एसिडिटी ऑफ बेसिस। नंबर ऑफ OH माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन प्रोड्यूस्ड पर मॉलिक्यूल ऑफ बेस। एक बेस का मॉलिक्यूल कितना OH माइनस दे रहा है? एक, तो इसकी एसिडिटी 1 है। एक बेस का मॉलिक्यूल कितना OH माइनस दे रहा है? तो इसका एसिडिटी 1 है। अगर मैं MgOH फोल्टवाइज देता तो उसका एक मॉलिक्यूल कितना देता? 2, तो उसका एसिडिटी 2 होता। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड कितना OH माइनस देता? 3, तो उसका एसिडिटी 3 होता। समझे? एसिडिटी ऑफ बेसिस इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन, as the number of hydroxyl ion produced per molecule of base, produced per molecule of base। number of hydroxyl ion and acidity of base हो जाएगा। एक रहेगा तो मोनो एसिडिक बेस, दो रहने पे डाई एसिडिक बेस, तीन रहने पे ट्राई एसिडिक, टेट्रा एसिडिक नहीं बनाएंगे। टेट्रा एसिडिक बेस क्यों नहीं होगा? मेडल का 3 ही चार्ज होता। शाबाश, तुम बहुत एक्सेलेंट लड़के हो। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? NaOH या फिर KOH। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? MgOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। और ट्राई एसिडिक बेस का एग्जाम्पल होगा AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस। NH4OH ये भी मोनो एसिडिक बेस है। सुनिए, प्रिपरेशन ऑफ एसिड रह गया है और प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। एसिड का बेसिक आइडिया आपको पता चल चुका, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड, वीक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, हाइड्रा एसिड, ऑक्सी एसिड। बेसिसिटी ऑफ एसिड, बेस क्या है वो पता चल चुका है, एंड एसिडिटी ऑफ बेसिस उसका ही पता चल चुका है। अब हम प्रिपरेशन ऑफ एसिड, प्रिपरेशन ऑफ बेसिस, प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड और केमिकल रिएक्शन ऑफ बेसिस पढ़ते हैं। हाँ, सब वो पढ़ेगा एक एक करके। एंड द गुड पार्ट, ये जो क्लास, ये वाला क्लास और इसके बाद वाला क्लास जो हम करेंगे, इससे हमारा HCl चैप्टर, H2SO4 चैप्टर और एमोनिया चैप्टर का आधा से ज्यादा कंप्लीट हो चुका हो। जो आपका चैप्टर 7 है, 7B और 7C है, 7C, हाँ 7D, 7A, 7B, 7C, 7D, चारों में से आधे से ज्यादा रिएक्शन हो चुके होंगे। अच्छे से पढ़ना। देखो प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन। और एक बात इसमें बोली रह गई थी, वीक बेस और स्ट्रॉन्ग बेस का डेफिनेशन बोलना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग बेस क्या होंगे? जो वाटर में जाके कंप्लीटली डिसोसिएट होकर आयंस दे दे। और वीक बेस क्या होगा? जो वाटर में पार्शियली टूट के आयंस दे। एक बार लिख लो, स्ट्रॉन्ग बेसिस एंड वीक बेसिस। Those bases which when dissolved in water, which when dissolved in water dissociates completely, dissociate completely into ions। एल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड ही स्ट्रॉन्ग बेस है, बाकी सब वीक है। एल्कली मेटल, ओनली एल्कली मेटल
only alkali metal and alkaline earth metal, oxides, hydroxides are strong. हेलो, ओनली वर्ड हटा दिया मैंने, कुछ और भी है जो स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करते हैं। यहां मैंने लिखा है अल्कली मेटल एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स आर स्ट्रॉन्ग। और वीक बेस, those bases which when dissolved in water dissociate, ये कंप्लीट है तो ये क्या होगा, partially into ions, all nitrogen containing bases are weak, all nitrogen, एसिड के लिए क्या कहा था, ऑल कार्बन कंटेनिंग एसिड्स आर वीक। एसिड के लिए कहा था अगर एसिड के फॉर्मूला में कार्बन है तो वो वीक होगा, और बेस के लिए बोल रहा हूं अगर फॉर्मूला में नाइट्रोजन है तो वो वीक होगा। all nitrogen containing bases are weak। एग्जाम्पल इसका क्या होगा, NH4, NH4OH। और इसके एग्जाम्पल में हम सब रंगन को माफ कर देंगे क्योंकि यहां रंगन को नाइट्रोजन दिखा है। इट्स ओके, कोई बात। एक छोटा सा टॉपिक पढ़ लेते, हेडिंग लगाइए पीएच स्केल, पीएच स्केल पढ़ाया था। देखो फिर से ए, कोई सॉल्यूशन एसिडिक है या अल्कलाइन है, ये पीएच स्केल से बता सकते हैं। देखो पीएच स्केल, इट्स डेफिनेशन यूज टू डिटरमाइन एसिडिक और अल्कलाइन, एसिडिक और अल्कलाइन नेचर ऑफ ए सॉल्यूशन। शुभम, मैं तुम्हें टेस्ट ट्यूब में एक सॉल्यूशन दे दिया और तुम उसमें एक बूंद ऐसे जीभ में चख के, माल कड़क है, एसिड है, ऐसे ओ, मतलब मतलब ऐसे 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 नहीं कि तुम अपनी जिभा में लगा के टेस्ट करके बोल दो कि एसिड है कि एल्कलाइन, ऐसा नहीं कर सकते, रिस्क है। अगर उसका पीएच 2 से कम है तो आपकी जीभ जल जाएगी, जल जाएगी मतलब वो साधारण जलना नहीं, खत्म हो जाएगी। और अगर पीएच 12 से ज्यादा है तो भी वो एक्सीडेंट कहलाएगा। किसी सॉल्यूशन का एसिडिक या अल्कलाइन स्ट्रेंथ पता करने के लिए हम पीएच स्केल और पीएच मीटर ये सब यूज करते हैं ना। पीएच स्केल है क्या, लास्ट बेंच मत बात करेगा। पीएच स्केल क्या है, ये सब कुछ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। 15-20 मिनट सुनेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगा थ्योरी कितनी खूबसूरत है, वरना सब कुछ दिमाग के ऊपर से जाएगा। कोई भी सॉल्यूशन आप वाटर में बनाएंगे, आरएनएस का एसिड का डेफिनेशन भी वाटर के बेसिस में ही था, आरएनएस का बेस का डेफिनेशन भी वाटर के बेसिस में ही था, पीएच स्केल वाटर के बेसिस में ही होगा। मैंने क्या लिखा है, टू डिटरमाइन द सॉल्यूशन, यानी वाटर तो होगा ही। अब उसमें कितना H+ प्रेजेंट है और कितना OH- प्रेजेंट है ये डिटरमाइन करना है।
ना पीएच क्या होता है? पीएच का पी स्मॉल होगा। अब सुनिए इधर, मैंने वाटर लिया है, वाटर, इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। वाटर टूट के H प्लस देता है और OH माइनस देता है एट 25 डिग्री सेल्सियस। इसको कहते हैं सेल्फ सेल्फ आयोनाइजेशन। वाटर खुद ब खुद टूटा है, कोई एनर्जी नहीं दी है मैंने। 25 डिग्री सेल्सियस में जितनी एनर्जी अवेलेबल थी उसमें ही टूटा है। मैंने वाटर के कितने मोल्स लिए थे बस आप नंबर देखिए। मोल्स कैसे निकाले जाते हैं, क्या निकाले जाते हैं, वो एक बार हमने पढ़ा है, दोबारा पढ़ेंगे। मैंने वाटर का, अगर मैंने 1 लीटर पानी लिया है, 1 लीटर, 1 लीटर पानी यानी 1000 ग्राम वाटर। देवोजित, 1 लीटर वाटर यानी 1000 ग्राम वाटर, इसको जस्टिफाई करो। कोई नहीं बोले। 1 लीटर पानी यानी 1000 ग्राम पानी। ये ऊपर वाला क्या है? वॉल्यूम। और नीचे वाला क्या है? मास। बताइए ये दोनों इक्वल कैसे है? आदित्य ये दोनों जस्टिफाई करो, जस्टिफाई करो क्या है? मास क्या होता है? मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। 1 लीटर यानी कितना ml? 1000 ml। वाटर की डेंसिटी क्या होती है? 1 ग्राम पर ml। ये ml कट गया, ये आ गया 1000। 1 लीटर पानी यानी 1000 ml पानी, यानी 1000 ग्राम वाटर। वाटर का मॉलिक्यूलर मास, वाटर का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 ग्राम। ये 1000 ग्राम है। वाटर का मॉलिक्यूलर मास 18 ग्राम है। 18 ग्राम लेना यानी 1 मोल लेना, और 1000 ग्राम लेना यानी 1000/18। ये आप याद रखना, ये वैल्यू आता है 55.55 मोल। 1 लीटर पानी यानी 1000 ग्राम पानी, यानी 55.55 मोल। 1 लीटर पानी यानी 1000 ग्राम पानी, यानी 55.55 मोल वाटर। दोबारा बोल रहा हूं, वाटर किस टेम्परेचर में लिया है मैंने? 25 डिग्री सेल्सियस में। वाटर में ये जो घटना घटी है, ये आप तोड़ रहे हैं कि वाटर खुद ब खुद टूट रहा है? इसको कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन। मैंने कितना मोल वाटर लिया है वो मैं फिक्स कर रहा हूं। मैंने कितना मोल वाटर लिया है। अच्छा एक बात बोलो, कृतिका तुमसे पूछ रहा हूं बेटा, अगर मैं आधा लीटर पानी लेता तो वो कितना मोल होता? खैर, कितना लीटर पानी लिया है? कितना लीटर पानी लिया है ये फिक्स्ड है, ये नेसेसरी, जरूरी है। 1 लीटर पानी यानी कितना मोल वाटर? मैंने 55.55 मोल वाटर लिया है। एंड कैलकुलेशन से, ऐसे नहीं लिख रहा हूं, कैलकुलेशन से हमने पता किया है इसका वैल्यू कितना है, 0, और इसका वैल्यू 0, क्योंकि कुछ भी नहीं टूटा है। मैंने अगर ये लिया इनिशियली, ये श्रद्धा, संजू आई है, नीलाक्षी आज नहीं है ना? ये 55.55 लिया था, ये 0 और ये 0 है। अब मैंने वाटर को सेल्फ आयनाइज होने का टाइम दिया। ये सब आप अपने घर में जो पानी रखा है, 1 लीटर पानी का बॉटल, वहां भी आप इमेजिन कर सकते हैं, ये सब वहां भी घट रहा है। टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस अगर लोगे तो इतने वाटर में, इतने मोल वाटर में 10⁻⁻7, 10⁻⁻7 मोल वाटर टूट जाएगा। जहां जी एक वाटर टूटने पे एक H प्लस और एक OH माइनस मिलेगा। 10⁻⁻7 वाटर टूटने पे कितना H प्लस मिलेगा? 10⁻⁻7, और ये है 10⁻। जहां जी आप ये समझे?
आपने कितना मोल वाटर लिया है, और 25 डिग्री सेल्सियस में ये 55.55 में कितना टूटा है, 10⁻⁻। ये नंबर कंसीडर करने लायक है कि इग्नोर कर दे, इग्नोर कर दे। मतलब ये वैल्यू एक्चुअली में कितना है, 55 पॉइंट। पर इसको मैं और इसको, इन दोनों को इग्नोर नहीं कर रहा। अब मुझे बताइए 1 लीटर पानी में कितने मोल्स H+ है। कितनी इंटरेस्टिंग बात है। अगर आप 11 12 में पढ़ते तो मैं आपको ये कैसे पढ़ाता, वो लैंग्वेज यूज कर रहा हूं, नहीं आएगा तो 10 के लेवल में आता। मतलब मैंने 1 लीटर पानी लिया है और मैं कह रहा हूं कि उसमें कुछ भी नहीं टूटा है, फिर भी उसमें H+ और OH- प्रेजेंट है। 55.55 मोल लिया मैंने, जब मैंने इतने मोल वाटर लिए तो ये जरा भी नहीं टूटा। और 25 डिग्री सेल्सियस में मैंने वेट किया तो ये नंबर एक्चुअल डेटा है कि 55.55 में से 10⁻⁷ टूट जाता है। और अगर ये 10⁻⁷ टूटेगा तो ये 10⁻⁷ होगा और ये भी 10⁻⁷ होगा। क्योंकि ये नंबर इसके आगे बहुत छोटा है तो मैंने क्या मान लिया, ये 55.55। मतलब मैं 1 लीटर पानी ले रहा हूं, वो 55.55 मोल है, वो 55.55 मोल होते हुए भी ये 10⁻⁷ और ये 10⁻⁷। मतलब इसमें से टूटा है, पर वो नंबर इतना छोटा है कि मैं मान रहा हूं अभी भी ये 55.55 है। उसमें भी ये आ गया और ये भी आ गया। मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं, दोबारा सुनिए। अगर मैं इसको कंसीडर कर लेता हूं तो ये मोल कम हो जाएंगे, और अगर ये मोल कम हो गया तो ये मास कम हो जाएगा और ये 1 लीटर नहीं रहेगा। दोबारा बोल रहा हूं, अगर मैं ये सब इतने डिटेल में आप हायर स्टडीज में पढ़ते हैं, इस लेवल में अप्रोक्सीमेशन करते हैं आप। अगर मैं मान लेता हूं ये माइनस हुआ है तो नंबर ऑफ मोल कम हो गए, और अगर नंबर ऑफ मोल कम हो गए तो उसको मैं 18 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 1000 से कम आएगा, और ये 1000 से कम आएगा तो वो वॉल्यूम 1 लीटर से कम आएगा। पर मैं क्या बोल रहा हूं, ये 55.55 ही है, इसको 55.55 मानते हुए मैं क्या बोल रहा हूं, H+10⁻⁷ और OH10⁻⁷ है। तो मैं बोल सकता हूं 1 लीटर पानी में H+ कितना है, 10⁻⁷। मैं बोल सकता हूं ना, 10⁻⁷ मोल्स H+ प्रेजेंट है 1 लीटर वाटर में, और 10⁻⁷ मोल्स OH- प्रेजेंट है 1 लीटर पानी में। ये आप समझ गए, आप बहुत कुछ समझ गए हैं। अब आपके लिए पेज स्केल कुछ भी नहीं है। देखिए क्या लिख रहा हूं मैं, क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁷ मोल्स H+ आयन, 10⁻⁷ moles H+ ions are present in 1 liter, are present in 1 liter water. 10⁻⁷ moles H+ ions, 7 moles H+ ions are present in 1 liter water. दिशा माय चाइल्ड, केमिस्ट्री में, शाश्वत प्लीज लिसन, केमिस्ट्री में जब आप 11वीं कक्षा में जाएंगे, फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाया जाएगा मोल कॉन्सेप्ट, जिसके करीब 12 से 13 क्लास होंगे। फिर आपको 9 से 10 क्लास पढ़ाया जाएगा कॉन्सेंट्रेशन टर्म। कॉन्सेंट्रेशन टर्म क्लास 9 में जो आपने सॉल्युबिलिटी पढ़ी है, वही है क्लास 11 में कॉन्सेंट्रेशन टर्म। 1 लीटर पानी में कितने मोल H+ है, 1 लीटर पानी में कितने मोल H+ है, इसको कहते हैं मोलारिटी। कृतिका, अगर मैं कहता हूं 1 मोलर H2SO4 है, माय डॉटर, इसका मतलब है 1 लीटर में 1 मोल H2SO4 है। जहां जी, अगर मैं कहता हूं 1 मोलर NaOH है, इसका मतलब है 1 लीटर में 1 मोल NaOH। अगर मैं कहता हूं 5 मोलर ग्लूकोज है, इसका मतलब 1 लीटर में 5 मोल ग्लूकोज है। अगर मैं कहता हूं 0.98 HNO3 है, मोलर HNO3 है, इसका मतलब 1 लीटर में 0.98 मोल HNO3। अब बताइए 1 लीटर में कितने मोल H+, 10⁻⁷। तो मैं क्या लिखूंगा, 10⁻⁷ मोलर H+ आयन ना, ये लिखूंगा। 10⁻, कैपिटल M मतलब मोलारिटी, कैपिटल M मतलब मोलारिटी।
अब मोलारिटी मतलब नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मैं तुम्हें थोड़ा सा प्लेजर देता हूं। इसको अगर तुम्हें लिखना है तो बस ऐसे कर देना, H प्लस के आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगा देना और फिर लिख देना 10⁻⁷। ये है कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब 1 लीटर में कितने मोल है, 10⁻⁷। OH माइनस कितने हैं, 10⁻⁷। अच्छा, जितना H प्लस है उतना OH माइनस है ना। एट 25 डिग्री सेल्सियस H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, सेम। यानी वाटर क्या होगा, वाटर वाटर न्यूट्रल हो गया ना। तो जो पानी आपके पास रखा हुआ है 1 लीटर 25 डिग्री सेल्सियस में, वो एसिडिक है, अल्कलाइन है, न्यूट्रल है। एसिडिक कब होगा, जब H प्लस ज्यादा होगा, और एल्कलाइन कब होगा, जब OH माइनस ज्यादा होगा। इसके लिए हमें पीएच स्केल की जरूरत पड़ेगी। वो लोग आ गए क्या बच्चे लोग, देख तो।